दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में, जिसे हम संघीय शासन प्रणाली या फिर संघात्मक सरकार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल शॉर्ट रूप में जानेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है और उसके गुण और दोष क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले मोटे मोटे रूप में एक बार देख लेते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या है। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे इसकी गुण, विशेषताएं और दोष। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बताती हूँ ताकि आप एग्जाम्स में पैराग्राफ में ना लिखकर पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स में लिखें। तो देखिए, संघवाद के अंग्रेजी रूपांतर फेडरलिज्म का विकास लैटिन भाषा शब्द फॉइडस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। मतलब ये कि जब दो या दो से ज्यादा राज्य मिलकर अपने लिए एक सामान्य सरकार की स्थापना करें और साथ ही साथ अपने आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र भी रहें, तब शासन का जो रूप है वो संघात्मक होता है। अब इस शासन प्रणाली में क्या होता है कि अलग अलग राज्य और संघ सरकार की स्थापना करते हैं और संघ की ये जो इकाइयां होती है ये अपने आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। लेकिन अब देखो, जो संवैधानिक दृष्टिकोण होता है उसमें संघात्मक शासन का मतलब एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान के जरिए ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध किया जाता है कि दोनों पक्षों में से कोई भी अकेला पक्ष इस शक्ति विभाजन में बदलाव न कर सके। तो यहाँ पर दूसरे शब्दों में इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि जब दो या दो से ज्यादा स्वतंत्र राज्य एक नया राज्य बनाकर उसे प्रभुसत्ता का एक भाग बना देने पर सहमति प्रकट कर दे, तब संघीय सरकार की स्थापना होती है। तो यहाँ पर हम संघात्मक शासन प्रणाली को सीधे सीधे शब्दों में इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो संघात्मक शासन प्रणाली है ना, इसमें क्या होता है कि शासकीय जो शक्ति होती है वो केंद्रीय सरकार या फिर अलग अलग राज्यों में, यानी हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय सरकारों के बीच बटी हुई होती है। मतलब इस प्रणाली में क्या होता है कि जो सरकार होती है वो अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंदर स्वतंत्र रूप से काम करती है। अब इस शासन प्रणाली के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं या फिर अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ खास विद्वानों के जो विचार हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले विद्वान है डायसी। डायसी के अनुसार संघात्मक सरकार वो योजना है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्यों के अधिकारों में सामंजस्य उत्पन्न करना है। दूसरे विद्वान है जेलिनिक। जेलिनिक के अनुसार संघ राज्यों का एक संयोग होता है जिससे इस संयोग के परिणाम स्वरूप विधायक राज्यों से उच्चतर एक प्रभुत्व संपन्न सत्ता की प्रतिष्ठा हो जाती है, लेकिन इस सत्ता में उन राज्यों का भी भाग होता है। तीसरे विद्वान है फ्रीमेन। फ्रीमेन के अनुसार संघात्मक शासन वो है जो दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध में एक राज्य के समान हो, लेकिन आंतरिक शासन की दृष्टि से वो अनेक राज्यों का योग हो। और चौथे विद्वान है फाइनर। फाइनर के अनुसार संघ शासन में व्यक्तियों का एक भाग तो स्थानीय शासनों में है और दूसरा केंद्रीय शासन में निहित होता है, और ये जो शक्तियों का विभाजन है ये स्थानीय क्षेत्रों में संगठित करके जानबूझकर किया जाता है। अब बात करते हैं संघात्मक शासन की विशेषताओं के बारे में। तो संघात्मक शासन की कुछ खास विशेषताएं जो इस तरीके से है। पहली विशेषता है लिखित संविधान। अब देखो, संघात्मक शासन में केंद्र और इकाइयों के बीच एक समझौता होता है जिसमें क्या होता है, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया जाता है। मतलब उनके जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, उनके जो कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाता है, और ये तभी पॉसिबल होता है जब संविधान लिखित रूप में होता है। दूसरी विशेषता है सर्वोच्च न्यायपालिका। अब संघात्मक जो व्यवस्था है उसमें क्या होता है, संविधान की व्याख्या, संविधान की सुरक्षा, केंद्र और इकाइयों के बीच विवाद जैसी जो समस्याएं होती है वो ज्यादातर आती रहती है, और इसके साथ साथ जनता के अधिकारों की जो समस्या है वो भी आती रहती है। तो संघीय न्यायालय जो होता है वो इन समस्याओं का समाधान करता है, और न्यायालय संविधान का रक्षक भी होता है, यही संविधान की व्याख्या करता है। तीसरी विशेषता है सर्वोपरि संविधान। अब ये तो हम भी अच्छे से जानते हैं कि संघात्मक शासन में संविधान की जो स्थिति होती है वो सर्वोच्च होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, केंद्र और इकाइयों दोनों की ही सरकारें बाध्य होती हैं। कोई भी सरकार इसकी शर्तों के विपरीत विधि निर्माण नहीं कर सकती, और संविधान में कोई परिवर्तन लाने या फिर संशोधन करने के लिए विशेष पद्धति का आश्रय लेना पड़ता है। इसीलिए संविधान को एक पवित्र लेख माना जाता है। चौथी विशेषता है दोहरी शासन व्यवस्था, और इसमें एक और संघ यानी केंद्र की सरकार होती है और दूसरी और इकाई राज्यों की सरकार होती है। पांचवी विशेषता है शक्तियों का विभाजन। संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, और इस शक्ति विभाजन के खास तौर पे 3 रूप होते हैं, जिनमें पहली है केंद्रीय सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है दोनों सूचियां। अब केंद्रीय सूची जो इसमें क्या होता है कि संविधान में केंद्रीय सरकार की शक्तियों की एक लिस्ट बना दी जाती है और बाकी की जो शक्तियां होती है उसे राज्यों को दे दी जाती है।
जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड। राज्य सूची में क्या होता है कि राज्यों की जो शक्तियां होती है उसका निर्धारण करके लेखबद्ध कर दिया जाता है और बची हुई जो शक्तियां होती है वो केंद्र को दे दी जाती है, जैसे कनाडा। और तीसरी शक्ति है दोनों सूचियां, केंद्र और राज्यों की शक्तियों का अलग अलग निर्धारण कर दिया जाता है और फिर अविशिष्ट अधिकार केंद्र को दे दिए जाते हैं, जैसे भारत। तो इस तरीके से हमने संघात्मक शासन की विशेषताओं को देखा। अब ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट संघात्मक शासन के गुणों को देखेंगे। तो संघात्मक शासन प्रणाली का पहला गुण है स्थानीय स्वराज को प्रोत्साहन। अब देखो इसमें क्या होता है कि संघात्मक शासन प्रणाली में जो स्थानीय संस्थाएं होती है उनके विकास पर बल दिया जाता है। यहाँ स्थानीय समस्याओं का जो समाधान है उसका जो उत्तरदायित्व है वो स्थानीय संस्थाओं और समितियों पर छोड़ दिया जाता है। और इससे क्या होता है कि जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है और स्थानीय स्वराज की जो संस्थाएं हैं जैसे नगर पालिका, जिला परिषद, क्षेत्रीय समितियों का विकास होता है। दूसरा गुण है राष्ट्रीय एकता की दृढ़ता। ये जो प्रणाली होती है ना, इसमें राष्ट्रीय भावनाओं की दृढ़ता पाई जाती है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें बहुत सारे राज्य आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। तीसरा सिद्धांत है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि संघ सरकार और राज्य सरकार जो होती है उसमें शक्तियों का जो बंटवारा होता है उसके कारण उनके बीच संघर्ष की जो संभावनाएं होती है वो बहुत कम हो जाती हैं। चौथा गुण है आर्थिक दृष्टि से हितकर शासन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा राज्य मिलकर शासन का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो मिली जुली सरकार है इसका जो व्यय है वो बहुत कम हो जाता है और राष्ट्रीय विकास की जो बहुत सारी योजनाएं हैं उनका सफलतापूर्वक संचालन भी किया जा सकता है। पांचवा गुण है विश्व बंधुत्व की भावना पर बल। संघात्मक शासन में क्या होता है, सारी इकाइयां आपस में एक साथ मिलकर काम करती हैं और ये जो इकाइयां होती है ये आंतरिक क्षेत्र में स्वतंत्र रहती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संघ सरकार ही प्रभुत्वपूर्ण रहती है। और इस प्रकार का जो शासन होता है वहाँ पर विश्व के सारे राष्ट्रों से राज्य का संबंध होता है, इसलिए विश्व बंधुत्व की जो भावना है वो इस शासन प्रणाली की खास विशेषता है। छठा गुण है प्रशासकीय कुशलता। अब संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का जो विभाजन है वो पूर्ण रूप से होता है, क्योंकि सरकार का हर अंग अपने अपने काम को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है और वो इसलिए क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों का पूरी तरीके से ज्ञान होता है, जिसकी वजह से प्रशासन में कुशलता बनी रहती है। सातवां गुण है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में उन्नति। संघात्मक शासन प्रणाली में जो इकाई राज्य होते हैं उन्हें आंतरिक क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्रता रहती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में संघ सरकार का ही उत्तरदायित्व होता है। इसलिए संघ सरकार के पास केवल अंतरराष्ट्रीय मामलों में ही समाधान करने का कार्य होता है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में संघात्मक शासन को ही सफलता मिलती है। आठवां गुण है निरंकुशता का अभाव। अब संघात्मक शासन प्रणाली का जो संविधान होता है वो लिखित और दुष्परिवर्तनशील होता है, जिसमें क्या होता है जनता और सरकार दोनों के अधिकारों का वर्णन होता है। केंद्रीय सरकार और राज्य की जो सरकारें होती है वो संविधान से ही शक्ति प्राप्त करती है, इसलिए शासक की निरंकुशता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नौवां गुण है विशाल देशों के लिए उपयुक्त। अब ये जो संघात्मक शासन प्रणाली है ये बड़े देशों के लिए एक उपयुक्त शासन प्रणाली है, क्योंकि क्या होता है कि राज्य की जो सरकारें होती हैं वो आंतरिक क्षेत्रों में पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, जिसकी वजह से वो जो बड़े देशों का आंतरिक प्रशासन है उसका जो संचालन है वो सही तरीके से करती है। बड़े देशों में क्या होता है कि जो केंद्रीय सरकार होती है ना उसके लिए पूरा उत्तरदायित्व संभालना ज्यादातर असंभव सा रहता है। अब 10वां गुण है निर्बल और छोटे छोटे राज्यों के लिए लाभदायक। यहाँ पर संघात्मक शासन के जरिए निर्बल और छोटे छोटे राज्य जो होते हैं उन्हें शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो ये थे संघात्मक शासन प्रणाली के गुण। अब हम बात करेंगे संघात्मक शासन प्रणाली के दोषों के बारे में। अब जाहिर सी बात है कि जहां पर 100 अच्छाइयां होगी वहां कुछ ना कुछ कमियां जरूर होगी। भले ही संघात्मक शासन प्रणाली की बहुत सारी विशेषताएं और गुण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी बहुत कमियां भी पाई गई हैं। जैसे पहली कमी है या पहला दोष है कि संघ भंग होने की संभावना। अब संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि संघ में जितनी भी शामिल इकाइयां होती है उनकी तरफ से हमेशा ये शंका बनी रहती है कि उनके द्वारा संघ की सदस्यता छोड़ने पर कहीं संघ भंग ना हो जाए। दूसरा दोष है उत्तरदायित्व की अनिश्चितता। संघात्मक शासन प्रणाली में प्रशासकीय शक्तियों का बंटवारा रहता है, क्योंकि क्या होता है कि जो पूरा उत्तरदायित्व होता है वो केंद्र और राज्य सरकार में बटा हुआ होता है, जिसकी वजह से प्रशासकीय कार्यों में शिथिलता आ जाती है। तीसरा दोष है अपव्यय। तो संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि दो प्रकार की सरकारें काम करती हैं। पहली है संघ सरकार और दूसरी है राज्य की सरकार। इन दोनों सरकारों के संगठनों में कार्यों और संगठनों की समानता पाई जाती है। अब एक ही तरह का काम करने के लिए दो प्रकार की सरकार की स्थापना करने से धन का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। चौथा दोष है अंतर्राष्ट्रीय नीति की असफलता। संघात्मक शासन प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय नीति का जो निर्धारण है वो संघ या केंद्र सरकार करती है
और कभी कभी इकाई राज्यों की जो सरकारें वो एकमत होकर संघ सरकार की वैदेशिक नीति का विरोध करने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय नीति में पूरी तरह से सफलता नहीं मिलती और राष्ट्र निर्बल रह जाता है। पांचवा दोष है एक कठोर शासन प्रणाली। अब संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि संविधान को आसानी से बदला नहीं जा सकता। उसमें संशोधन या परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ज्यादा जटिल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि राज्य सरकारें अपनी इच्छा या सुविधा के अनुसार कोई भी बदलाव संघात्मक संविधान में नहीं कर सकती। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली एक कठोर शासन प्रणाली है जिसमें जनता के हितों की उपेक्षा की जाती है। छठा दोष है वैधानिक संघर्षों का डर। संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच संविधान की धाराओं के संबंध में जब कुछ विचारों में विभिन्नताएं पाई जाती है, तब ऐसी स्थिति में संघात्मक शासन प्रणाली वैधानिक संघर्षों का अखाड़ा बन जाती है। सातवां दोष है राज्यों में गुटबंदियां। अब संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि संघ में जो शामिल होने वाले राज्य हैं वो कभी भी संघ से असंतुष्ट होकर अपनी गुटबंदी करके संघ से अलग हो जाते हैं। आठवां दोष है संकट काल के लिए अनुपयुक्त। युद्ध जैसे संकटों के उपस्थित होने पर संघ सरकार राज्यों की सरकारों पर निर्भर हो जाती है, जिसकी वजह से किसी भी नीति का निर्धारण सरलता पूर्वक नहीं कर पाती। नौवां दोष है आंतरिक प्रशासन संबंधी निर्बलता। अब एकात्मक शासन की तुलना में संघात्मक सरकार निर्बल होती है क्योंकि इनमें शक्तियों का बंटवारा होता है। 10वां दोष है सर्वव्यापकता का अभाव। अब ये जो संघात्मक शासन प्रणाली ये केवल बड़े देशों के लिए ही उपयुक्त है, न कि छोटे छोटे राज्यों के लिए। इसलिए ये जो शासन प्रणाली है ये सर्वव्यापक नहीं है। तो अब यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली के गुण और दोषों को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग में ये एक कुशल, शक्तिशाली और लोकप्रिय शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली को शक्ति का प्रतीक माना गया है क्योंकि संघ में ही शक्ति का निवास है।